Hi friends, welcome to AZ classes and today we will learn about class फर्स्ट ईयर चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 जो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस निविमीय विश्लेषण। ठीक है, यानी अब तक जो प्रीवियस चैप्टर था, जो पिछला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, त्रुटियों के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में, और हमारा क्या था उसमें, यानी भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की थी। ठीक है, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की थी, कौन कौन सी, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। यानी मूल राशियों के जो मात्रक थे वो क्या थे, मूल मात्रक थे, और जो व्युत्पन्न राशियाँ थी उनके जो मात्रक क्या थे, व्युत्पन्न मात्रक थे। ठीक है, अब देखो मैंने जो व्युत्पन्न राशियाँ थी उनकी आपको एक परिभाषा बताई थी कि वे भौतिक राशियाँ जिनको हम किसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं, मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो हम विमाएँ जो लिखते हैं, विमा का रीज़न ही यही है, विमाओं को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उनको मूल मात्रकों या मूल राशियों के पदों में चेंज करते हैं और फिर उनकी घातों के रूप में लिख देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विमा बोल देते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि मानो हमारे पास एक बेग है, ठीक है, और बेग का हमारे पास मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड ना लिख के हम यहाँ बहुत सारे मात्रक लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति मिनट। हम यहाँ लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी हमने बेग का हमें मात्रक दे रखा था मीटर प्रति सेकंड, बट हम मीटर प्रति सेकंड की जगह हमें किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम किलोमीटर प्रति मिनट भी लिख सकते हैं, हम किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात जो हमारा मीटर है वो क्या है, लंबाई का मात्रक है। ठीक है, बट सेकंड क्या है हमारा, समय का मात्रक। यानी हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि लंबाई के प्रत्येक मात्रक में हम क्या कर रहे हैं, समय के मात्रक से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक। अब देखो लंबाई के मात्रक की घात कितनी है, एक है। ठीक है, और समय के मात्रक की भी घात एक है। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो हम लिख सकते हैं समय का मात्रक माइनस में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि बेग की विमा लिखिए, तो आप बेग की विमा लिख सकते हो। लंबाई का मात्रक, यानी लंबाई क्या है, मूल राशियों में आ जाती है, तो लंबाई का जो मात्रक है मूल मात्रक कहलाएगा। तो लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है, समय किस में आ जाता है, मूल राशियों में, और समय का जो मात्रक हो जाता है वो क्या होगा, मूल मात्रक होएगा। तो समय के मात्रक हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, -1। तो हमारी अगर बेग की विमा आपसे कही जाए तो बेग की विमा कितनी हो गई, LT-1। ठीक है, अब मैंने ये निकलवाई है और ये समझाई है, उसका एक रीज़न है कि मैं आपको यहाँ से परिभाषा समझाऊंगा। ठीक है, यानी अब विमाओं की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की, ठीक है, किसी भौतिक राशि की विमाएँ या विमा, ठीक है, वे घातें हैं, कौन सी घातें हैं, जो उस भौतिक राशि को किस में परिवर्तित करते हैं हम, मूल राशियों के या मूल मात्रकों में। ठीक है, यानी मूल राशियों में या फिर मूल मात्रकों में, तो जो उन पे घातें लगाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, विमाएँ कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो परिभाषा लिखते हैं हम कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ, किसी भौतिक राशि की विमाएँ, यानी कोई भौतिक राशि थी हमारे पास बेग। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें हैं। देखो अब यहाँ पे घातें आई हैं ना, तो हम लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें हैं जिन्हें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, यानी किसी भौतिक राशि की विमाएँ, हमारे पास कोई भौतिक राशि थी बेग, हमने उसकी विमा निकाली, तो हम लिखेंगे किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें हैं जिन्हें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पे
चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब एक उदाहरण से समझो, एग्जाम्पल से समझो कि आपको मैंने बेग के बारे में बता दिया। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि बताइए बल की विमा क्या होगी और बल की विमा हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपसे कहा जाए कि बल की विमा लिखो। ठीक है, अब बल बराबर, यानी बल को हम F से डिनोट करते तो हमने सूत्र पढ़ा है F बराबर ma। ठीक है, जहाँ m क्या होता था, द्रव्यमान। ठीक है, इंटू a क्या होता था, त्वरण। ठीक है, अब हम त्वरण की विमा भी नहीं जानते, और त्वरण बराबर हमने क्या पढ़ा है, वेग परिवर्तन बट्टे समय दर। ठीक है, या वेग परिवर्तन बट्टे समय, ये त्वरण क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, यानी वेग में समय पे कितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अब वेग परिवर्तन का मतलब एक प्रकार से वेग है, और वेग की मैंने आपको विमा कितनी बताई थी, L t-1। ठीक है, समय क्या है, समय का मात्रक क्या है, t। ठीक है, अब t पे यहाँ एक घात है। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, तो पहले ऑलरेडी एक माइनस की है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी किसकी विमा निकल के आ गई, त्वरण की विमा, कितनी, L t-2। अब देखो द्रव्यमान को हम क्या डिनोट करते हैं, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, एक भौतिक राशि है, उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। ठीक है, तो उसे डिनोट किससे करते हैं हम, m से। त्वरण की विमा हमने निकाल ली, L t-2। ठीक है, तो हम बल की विमा कितनी लिख सकते हैं, m/L t-2। ठीक है, ये हमने यहाँ से बल की विमा निकाल ली। ठीक है, अब देखो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है आपसे कि बताइए निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए। ठीक है, आपसे पूछेगा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का हमारा मात्रक जो होता है वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बता देता हूँ कहाँ से आता है, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, ये आप 12th में पढ़ोगे, 12th में कूलम का नियम है, वहाँ पढ़ोगे आप। ठीक है, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की अगर विमा का सूत्र निकालना है तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F आ जाएगा, तो 4 पाई F Q1 Q2/r²। अब इसका मात्रा लिख लो, तो Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो कूलम स्क्वायर बटे F का मात्रक क्या है, न्यूटन, और मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा मात्रक क्या आ गया, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कूलम, Q बराबर, कूलम क्या है, आवेश है, और आवेश बराबर हमने क्या पढ़ा है, धारा इंटू समय, Q बराबर IT होता था। ठीक है, अब I क्या है, हमारी ऑलरेडी एक मूल राशि है जिसे हम धारा बोलते हैं, तो धारा का जो मात्रक है वो हम इससे डिनोट करते हैं एम्पियर, A से। ठीक है, और T क्या है, समय, जिसको हम डिनोट करते हैं T से। तो आवेश का जो हमारा Q का, या आवेश का जो Q है हमारा, उसका जो विमा हमने निकाला वो कितना निकला, AT। ठीक है, अब हम AT की विमा यहाँ रख सकते हैं डायरेक्ट। अब हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो हमने कूलम की विमा कितनी निकाली, AT, और AT का क्या है, स्क्वायर है, बटे न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। ठीक है, और बल की विमा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, कितनी होती थी, m/L t-2। ठीक है, और T क्या है, समय है, तो ये m क्या है, मीटर स्क्वायर है, यानी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक L2 हो गया। ये समझ में आया, यानी कूलम की हमने यहाँ निकाल ली Q बराबर IT से, हमने यहाँ रख दिया AT का स्क्वायर बटे न्यूटन, बल की विमा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी वो हमने लिख दिया, मीटर स्क्वायर यानी L2। ठीक है, अब देखो हम इसको m/L/t θ इसके पदों में लिखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले m को देखेंगे, सिर्फ m एक है, यानी 1 की घात है इसके ऊपर। ठीक है, तो m की 1 घात है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m-1। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ L पे,
तो एल पे एक तो यहाँ है पॉजिटिव और दो ये हैं, तो कितनी हुई, तीन। तीन पॉजिटिव हैं, ऊपर जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, तो एल -3, ठीक है। अब टी पे आ जाओ, टी पे -2 नीचे हैं, और देखो टी पे स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। दो ऊपर प्लस की हैं, नीचे माइनस की दो हैं, नीचे माइनस की दो ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की, तो टी पे कितना हो जाएगा, 4। और ए पे देखो पूरे का स्क्वायर है तो ए पे स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A2। तो हमारे एप्सिलॉन नॉट की बेमा आ गई m-1 L -3 T4 A2। ये एक नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा कि बताइए निम्न में से एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता की बेमा है, उसमें आपको एक ऑप्शन ये भी दे रखा होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो विमीय विश्लेषण या विमाओं की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, यानी इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। यानी किन्हीं भौतिक राशियों की विमाएं लिखने की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता की हम डाल लेते हैं हेडिंग विमाओं के उपयोग, ठीक है। विमाओं के उपयोग। अब विमाओं के उपयोग में नंबर 1 सबसे पहले आ जाता है कि किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए, यानी हमारे पास कोई एक मात्रक में उसका अंक एक मान दे रखा है, ठीक है, और आपसे कहा जाए जैसे कि मान लो आपको प्रकाश का वेग, ठीक है, निर्वात में आप प्रकाश का वेग कितना जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताइए भाई निर्वात में वेग हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस हिसाब से इसके द्वारा निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले हेडिंग डलवाई कि किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विमाओं का, ठीक है। तो विमाओं का नंबर 1 उपयोग हो गया कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखूंगा कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणा एक नियतांक होता है। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। यानी किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणा क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे, माना कोई भौतिक राशि है, ठीक है, आपको दे रखी है कि P है, ठीक है। अब P भौतिक राशि का दो पद्धतियों में, यानी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करते हैं। तो हमारे पास एक कोई भौतिक राशि P है जिसके दो पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः हम मान लेते हैं n1, n2 है, ठीक है। यानी हमारे एक भौतिक राशि दे रखी है P जिसके दो पद्धतियों में हमने मान लिए हैं क्रमशः, उसके आंकिक मान कितने हैं, n1 तथा n2 हैं, ठीक है, तथा उसके मात्रक क्रमशः u1 तथा u2 है, ठीक है। तो मैंने ये जो आपको लाइन लिखवाई कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणा एक नियतांक होता है। राशि क्या है हमारी P, तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n1 u1, ठीक है, बराबर n2 u2। यानी n1 क्या है, यहाँ पे एक आंकिक मान है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। u1 क्या है, अब मान लो आपको वेग दे रखा है ये, ठीक है, तो वेग बराबर लिखा है, मान लो आपको दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, आपको दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो n1 कितना हो गया, 5, u1 क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे कहे कि इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो n2 का मान हमें निकालना है।
और U2 हमें कितना दे रखा है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये चीज़ समझ में आई। यानी कोई भौतिक राशि थी, ठीक है, P, जिसके हमें दो पद्धतियों में आंकिक मान दे रखे हैं, कितने कितने, N1 और N2। उसके मात्रक हमने मान लिए कितने हैं, U1 और U2, ठीक है। तो मैंने ये जो लाइन लिखवाई आपको कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणा। देखो आंकिक मान ये हो गया तथा उसका मात्रक का गुणा एक नियत रहता है, यानी P बराबर इतना N2 दूसरी पद्धति में आंकिक मान तथा दूसरी पद्धति का मात्रक, दोनों का गुणांक क्या हो गया, नियतांक हो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब मान लेते हैं भौतिक राशि हम मान लेते हैं कि भौतिक राशि द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C विमाएँ हैं। ठीक है, यानी किसी भौतिक राशि की द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C विमाएँ हैं। ठीक है, तो हम अगर इस भौतिक राशि की विमा लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, अगर हम इस भौतिक राशि P की विमा लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, MA, ठीक है, LB TC। ठीक है, हमें विमा पता नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान में A, तो द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, M से, तो हमने उसकी घात कितनी ले ली है, A। लंबाई में B, लंबाई डिनोट किससे करते हैं, L से, घात कितनी है B, तथा समय में कितनी है, T कितनी है, C। मैंने आपको शुरू में सबसे पहले विमाओं की परिभाषा दी थी, तो क्या दी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो घातें लगाई जाती है ना, मूल मात्रकों में जो घातें लगाई जाती हैं वही उसकी विमा कहलाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि द्रव्यमान वो A घात है, लंबाई में B घात है, समय में C घात है। ठीक है, हमारी P की विमा यहाँ तक समझ में आई। अब अगर हम N1 के लिए लिखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि प्रथम पद्धति में, ठीक है, हम लिखेंगे प्रथम पद्धति में विमा। तो प्रथम पद्धति में विमा, जो प्रथम पद्धति में विमा होगी तो हम मान लेते हैं M1A, L1B, T1C है। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं द्वितीय पद्धति में विमा। अब हमने 1 और 2 इसीलिए माना है क्योंकि प्रथम पद्धति में सारे मान N1, U1 1 से डिनोटेड थे। ठीक है, द्वितीय पद्धति में मान किससे थे, 2 से, तो हमने मान लिया कि प्रथम पद्धति में हमारी विमा बनी M1, L1, T1, ABC। ठीक है, अब द्वितीय पद्धति में आप बताओ कितना हुआ, तो हो जाएगा M2A, L2B, T2C। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में देखो N1 क्या है, आंकिक मान है, और U1 क्या है, मात्रक है। तो हम U1 की मात्रक, यानी U1 प्रथम पद्धति में मात्रक U1 है, और प्रथम पद्धति में हमारा जो विमा है मात्रक की वो ये है। तो हम अगर इस समीकरण में रखें, तो देखो इस समीकरण में रखो, नंबर 1 मान लो इसको, समीकरण 1 को, तो इसमें मान रखो तो N1। ठीक है, U1 बराबर कितना है, M1A, L1B, T1C। ठीक है, N2 क्या है, एक आंकिक मान है। ठीक है, और U2 क्या है, मात्रक है, तो मात्रक की हम विमा लिखते हैं। तो हमने द्वितीय पद्धति में मात्रक की विमा कितनी लिखी है, M2A, L2B, T2C। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है कि द्वितीय पद्धति में मान निकालना है, तो हमें N2 बराबर निकालना है। ठीक है, तो N2 बराबर लिखने के लिए आप यहाँ N2 बराबर लिख दो। ठीक है, इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ N1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, M1A, L1B, T1C अपॉन, या जाएगा नीचे M2A, L2B, T2C, ये आ गया। ठीक है, हमें N2 का मान निकालना है, द्वितीय पद्धति में जो आंकिक मान है
उसका मान निकालना होता है, ठीक है। तो हमने n2 को इधर छोड़ दिया और इसको इसके नीचे ले आए। अब आगे देखो, अब देखो n2 बराबर n1, देखो m1 है और ये m2 है, दोनों क्या है, द्रव्यमान है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, घात कितनी है इन पे, a, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं L1 अपॉन L2, घात कितनी है, b। ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ T1 अपॉन T2, घात कितनी है, c। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यानी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करने पर हमारा जो आंकिक मान है वो कितना आता है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए मैं देखो आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मूला मैंने बताया था इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 a, L1 अपॉन L2 b, T1 अपॉन T2 c, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि हमारे जो गुरुत्वीय त्वरण g है उसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। गुरुत्वीय त्वरण g है उसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हमें क्या करना है कि इसको मात्रा को चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति मिनट में, ठीक है। हमें जो इसका मान है वो हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति मिनट में, ठीक है। तो हमारा g का मान जो हमें निकालना है वो निकालना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, ठीक है। तो हमें इसको मात्रा को चेंज करना है किलोमीटर प्रति मिनट में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे n1। तो n1 बराबर हमारा कितना है, शुरू में हमें कितना दे रखा है, 9.8, ठीक है। u1 बराबर हमें क्या दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, n1 हमें दे रखा है, ठीक है। u1 जो हमने विमा निकाली थी वो हमें दे रखी थी मीटर प्रति सेकंड। अब हमें n2 का मान निकालना है, ठीक है। u2 हमें दे रखा है कितना, किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो मिनट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण में निकाल रहे हैं तो किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भौतिक राशि का, अब भौतिक राशि g है तो g बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n1 u1 बराबर n2 u2 लिख सकते हैं ना यहाँ से। अब देखो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है g, और गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण है, तो त्वरण की विमा क्या बताई थी मैंने आपको, Lt-2, ठीक है। यानी त्वरण की विमा मैंने आपको क्या बताई थी, Lt-2, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से लिखेंगे n1। तो n1 कितना है हमारा, 9.8 इंटू u1 जो हमारी विमा है तो 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा L1 T1-2, ठीक है, बराबर n2 हमें ज्ञात करना है u2 किस में, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो विमा है हमारी L2 और T2-2, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण g है उसका मान हमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, उसे हमें किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। तो हम n1 बराबर कितना दे रखा है, पहली पद्धति में आंकिक मान, u1 बराबर क्या दे रखा है, पहली पद्धति में मात्रक, n2 बराबर दूसरी पद्धति में आंकिक मान, तो हमें पता नहीं है कितना है, दूसरी पद्धति में मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। अब हम त्वरण की विमा जानते हैं कितनी है, Lt-2, तो हमने इसकी विमा यहाँ पे रख दी। देखो n1 9.8, u1 यानी u1 क्या है, पहली पद्धति में मात्रक, तो पहली पद्धति में मात्रक क्या हो गया, पहली पद्धति में मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहली पद्धति में मात्रक का क्या किया, हमने विमा लिख ली। अब विमा हमें पता नहीं थी कि कितनी होगी, तो हमने L1 और T1 के पदों में लिख ली, तो हमने लिख लिया L1 T1-2, ठीक है, बराबर n2 हमें ज्ञात करना है। फिर हमने जो u2 है जो किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर है उसको हमने लिख लिया 2 के पदों में, तो L2
t-2, ठीक है। अब देखो हमें n2 ज्ञात करना है, तो n2 बराबर, n2 को इधर ही छोड़ दो, ठीक है, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, तो जो हो जाएगा 9.8 हो जाएगा L1 t1-2 बटे L2 t2-2, ठीक है। अब इनके मान अलग अलग रख दो आप, तो 9.8 इंटू ये हम लिख सकते हैं L1/L2, एक घात है ना इस पे, L1 और L2 लिख सकते हैं, और हम यहाँ लिख सकते हैं t1 पे -2 बट्टे t2 पे -2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इनके हम मान लगाएंगे। अब इनके मान लगाते समय देखो, अब इनका मान लगाने से पहले ये देख लो यहाँ, अब देखो यही फॉर्मूला आ गया ना, n2 का मान ज्ञात करना है हमें, n1 का मान हमें 9.8 दे रखा था। अब यहाँ द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेग होता है या जो हमारा त्वरण होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता, तो हमारा द्रव्यमान का पद नहीं है, हमारा किस किस का पद है, l दूरी का, t समय का, ठीक है। सेम फॉर्मूला नहीं बन रहा। हाँ, अब देखो 9.8 इंटू L1, यानी पहला मात्रक जो हमें दे रखा था, किस में दे रखा था, मीटर में, तो हम L1 की जगह लिख लेंगे यहाँ मीटर, ठीक है, बटे L2 किस में ज्ञात करना है हमें, किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे T1 हमें किस में दे रखा है, सेकेंड में, बटे T2 किस में निकालना है हमें, मिनट में, ठीक है, -2, -2 है तो दोनों पे -2 है तो हमने पूरा -2 कर लिया, ठीक है। अब देखो 9.8 इंटू मीटर हमें निकालना किस में है, किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो हमने लिख लिया है 1000 मीटर, ठीक है, इंटू सेकेंड, ठीक है। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, ठीक है, और इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 9.8, अब ये मात्र ये हमें समान बनाने थे, ठीक है, समान बनाने के बाद कर सकते हैं हम, इन्हें हटा सकते हैं, ठीक है, इन्हें काटेंगे नहीं, मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ कि मीटर मीटर से हट जाएगा, सेकंड सेकंड से हट जाएगा, ठीक है। 60 सेकंड, यहाँ भी हम 60 सेकंड लिखेंगे, ठीक है, ये हटा सकते हैं हम, ये हट जाएंगे, काटेंगे नहीं। जैसे मैंने क्रॉस कर दिया तो ये मैं समझना कि सर ये कट गए, ठीक है, जब कट गए मात्रक तो इसका तो कोई फिर मात्रक ही नहीं होगा, है ना, तो ये कटने नहीं है, हटा सकते हैं, ठीक है। तो 9.8 इंटू, अब देखो मीटर मीटर तो ये क्या 1/1000 हो गया, ठीक है, इंटू सेकेंड बटे, ठीक है। अब देखो 60 सेकंड है तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और नीचे क्या है, -2 का है। जैसे हम कैसे देखो, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे सेकंड का स्क्वायर -2 बटे 60 इंटू सेकेंड का स्क्वायर -2, ऐसे ही तो लिखोगे अलग अलग। -2 है नीचे, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मीटर लिख लो, यहाँ पे भी मीटर लिख लो। अच्छा ठीक है, इसको साफ करके लिख देता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है, बस इतना ध्यान दो। देखो 9.8, ठीक है, यहाँ मीटर रहने देते हैं, बटे 1000 मीटर आ गया, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, ये सेकंड पे -2 है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, किस पे, माइनस का, बटे नीचे भी तो होगा 60 इंटू 60, ठीक है, क्या, सेकंड स्क्वायर माइनस की, तो इस पे भी तो माइनस के 2 होंगे, अब माइनस के 2 है, यानी 60 पे माइनस के 2 थे, हमने तो 60 और 60 2 लिख लिए, ठीक है। ये 60 पे माइनस का 2 था तो हमने 60 इंटू 60 लिख लिया। अब ये नीचे हैं, किसके हैं, माइनस के हैं, ठीक है, माइनस के हैं तो देखो, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा, तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखो 9.8 इंटू मीटर प्रति 1000 मीटर, यानी किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, इंटू
ये सेकंड पे -2 है, ठीक है। तो हमने अलग अलग कर लेते हैं, सेकंड पे -2 बटे 60 सेकंड पे भी -2 होगा, ठीक है। अब 60 सेकंड पे -2 है तो ऊपर ले जाएंगे हम, ठीक है। हम 60 को ऊपर ले जाते हैं तो 60 माइनस माइनस का प्लस हो जाएंगी, तो 60 पे -2 की जगह +2 हो जाएंगे। ये नीचे क्या बचेगा, सेकंड पे -2, यानी जो सेकंड मात्रक था हमने नीचे ही रखा। जो 60 पे घात आई थी -2 की, उसको ऊपर ले गए तो +2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप मान रख लो, तो 9.8 इंटू 60 बटे 1000, ठीक है। मात्रक क्या रह गया हमारा, मीटर। अब देखो मीटर से कट गया, हमने जो हमारा किलोमीटर था उसको मीटर में चेंज किया, या हमारा मिनट था तो उसको हमने सेकंड में चेंज किया। तो अब जो हमारा मात्रक था वो क्या आ गया, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा मात्रक निकल के आ गया। अब इस वैल्यू को आप हल कर लो। तो इस वैल्यू को हल करने के लिए देखो क्या करते हैं, इस वैल्यू को हल करो, ठीक है। तो यह आ जाएगा 9.8 इंटू 6 इंटू 6 36/10, ठीक है। अब 9.8 इक्विवेलेंट अगर 10 मान लेते हैं तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 ये आ जाएगा 36, ठीक है। बट हमने 9.8 है तो 36 नहीं आएगा पूरा, लगभग 35 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, आप अगर गुणाई करना चाहते हो तो 9.8 इंटू 36, 8 6 48, हाँ 8 6 48, 4 9 6 54 और 5 54 और 4 58, 3 8 24, 3 9 27, 28 29, ठीक है। तो ये 8 आ गया, 8 और 4 12 के 2, 1 9 और 5 14 के 15, 3.1, ठीक है। और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया, कितना आया, 352.10, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 35.28, ठीक है। अब 35.28 है, 8 से 8 है, यानी देखो लास्ट का अंक 8 5 से बड़ा है तो हम इसे लिख सकते हैं 35.3, मात्र क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। यानी अब क्या किया हमने कि जो हमारा मात्रक दे रखा था, जो हमें मान दे रखा था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो हमने चेंज कर लिया किसमें, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। तो हमारा मान आ गया 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। यानी ये समझाने का पर्पज़ ये था कि हम इस सूत्र को या इस फॉर्मूले को यूज़ करके या फिर विमाओं की सहायता से हम किसी भी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भौतिक राशि के समीकरण के लिए संतुलन, या किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। किसी भौतिक राशि के समीकरण का परीक्षण करना, ठीक है। नंबर 1 हमने बताया कि विमाओं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किसी मात्रा को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो विमाओं का उपयोग क्या है कि किसी भौतिक राशि के समीकरण का परीक्षण भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, v बराबर √2gh। ये क्या है, देखो ये है कि किसी भी पिंड को, मान लो m द्रव्यमान का कोई पिंड है और इसको नीचे फ्रीली का मतलब है इसका प्रारंभिक वेग बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो ये h ऊंचाई ट्रेवल करने के बाद, मान लो h ऊंचाई इसने ट्रेवल कर ली, तो यहाँ पे जो इसका इंस्टेंट वेग होगा v, तो v बराबर √2gh, ठीक है। h ऊंचाई नीचे ट्रेवल गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, ठीक है। किसके अधीन गति कर रहा है, गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो v का वेग होगा वो v बराबर √2gh होगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, v² बराबर u² प्लस 2gh, यही लगाते हैं ना। अब u क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, तो v² बराबर 0 प्लस 2gh हो जाएगा,
तो v बराबर √2gh आ जाएगा, वही है। अब हम इसे सिद्ध करते हैं, तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों की अगर विमाएँ हम लिखें और बराबर आ जाएं तो क्या है हमारा समीकरण, ठीक है, ये हमारा परीक्षण हो गया। तो LHS की अगर हम विमा लिखते हैं तो v की विमा क्या होती है, v क्या है, वेग है, तो LT-1, ठीक है, शुरुआत में ही बताई थी आपको। अब हम अगर RHS की विमा लिखते हैं तो RHS की विमा क्या है, √2gh की विमा लिखनी है हमें, ठीक है। तो √2gh की विमा लिखने के लिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 1/2, g पे 1/2, h पे 1/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। यानी अंडर रूट है, इसका मतलब ये है 2 की घात 1/2, g की घात 1/2, h की घात 1/2, ठीक है। देखो ये एक आंकिक मान है जिसकी कोई विमा नहीं होती, तो इसको हम अभी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमा मैंने आपको क्या बताई थी, LT-2, ठीक है, इस पे घात कितनी है, 1/2। h क्या है, हाइट है, हाइट क्या है, दूरी है, दूरी की जो विमा होती है वो क्या है, l, ठीक है, 1/2। अब देखो, अब l देखो, l पे कितना है, 1/2, और दूसरा l पे कितना है, 1/2। देखो ये भी l पे 1/2 है, इस पे भी l पे 1/2 है, तो l 1/2 प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। t पे देखो, t -2 इंटू 1/2, एक तो -2 है और इंटू 1/2 है, तो ये कट जाएगा एक बार, आधा और आधा एक हो जाता है, तो ये हो जाएगा LT-1, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो -1 बचा। यानी जो हमारा वेग था या जो हमारा RHS था √2gh, उसकी विमा कितनी निकल के आ गई, LT-1, और हमने LHS की विमा कितनी निकाली, LT-1, अर्थात हमारा LHS बराबर RHS हो गया। अर्थात हमारा जो समीकरण है, ठीक है, वो कैसा है, सही है। यानी यहाँ से हमारा समीकरण का क्या हो गया, परीक्षण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, विमाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो नंबर 3 उपयोग है, जो नंबर 3 उपयोग है वो क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में, ठीक है। यानी जो हमारा विमाओं का उपयोग नंबर 3 है वो क्या है, कि विभिन्न भौतिक राशियां हैं उनमें संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो अब संबंध स्थापित करने के लिए हम लेते हैं एक सरल लोलक, ठीक है। देखो लोलक क्या है, एक बॉल है जिसका द्रव्यमान दे रखा है m, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो l है, ठीक है, भारहीन डोरी से लटका हुआ है। कोई m द्रव्यमान का छोटा सा पिंड है या एक गोली है, एक गोला है, ठीक है, m द्रव्यमान का, यहाँ पे क्या हुआ कि छत में ऐसे हैंगल के लटका हुआ है, ठीक है, यानी एक छत में हमने रिजिड बॉडी है ऐसे लटका दिया है और l लंबाई का भारहीन डोरा है, उससे एक m द्रव्यमान लटका दिया है। फिर हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर छोड़ दिया। जब थोड़ा सा आगे ले जाकर छोड़ दोगे तो आप तो ये ऐसे गति करने लगेगा, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं सरल लोलक गति, ठीक है। देखो ये फिर क्या, जैसे हम इसको आगे ले जाके छोड़ेंगे तो ये ऐसे गति करना शुरू कर देगा, ठीक है, ऐसे गति करना शुरू कर देगा। उसके बाद एक टाइम ये आएगा कि धीमे 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 बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से अब वापस यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ये सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल कितना है, तो इसमें हम संबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें ये पता नहीं कि इसमें क्या संबंध है, बट हम यहाँ से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इसमें ये चीज़ जो सरल लोलक का आवर्तकाल है t, वो किन किन चीज़ों पे निर्भर कर सकता है। तो अब देखो एक भारहीन डोरी है l लंबाई की, तो ये l लंबाई पे निर्भर कर सकता है, ठीक है, l बराबर डोरी की लंबाई। एक बॉल है या एक पिंड है m द्रव्यमान का, तो m द्रव्यमान पे निर्भर कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये गति किसके अधीन कर रहा है, गुरुत्व के अधीन, ठीक है, यानी ऐसे लटका हुआ है तो उस पर नीचे की ओर भार जो बल लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा, ठीक है।
जैसे अगर इस पे जी त्वरण लग रहा होगा ना, क्योंकि लटका हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ये जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर कर सकता है, ठीक है। बट हमें ये पता नहीं है ये किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। बट हमने क्या किया, हमें ये पता था कि लोलक होता क्या है या लोलक कैसे बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जो सरल लोलक है उसका आवर्तकाल टी निम्न चीज़ों पे निर्भर कर सकता है। किस किस पे? एल पे, एम पे और जी पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखते हैं हम माना सरल लोलक का आवर्तकाल या दोलन काल, माना सरल लोलक का दोलन काल टी निम्न राशियों पर निर्भर करता है, निम्न राशियों पर निर्भर करता है। जैसे झूला होता है ना, झूला सावन के महीने में झूले झूलते हैं हम लोग, वो भी एक लोलक की भांति कार्य करता है। क्या करते हैं हम, झूले को धक्का देते हैं तो झूला ऊपर जाता है, फिर वापस जाता है, और धीमे धीमे अगर हम धक्का लगाना या बल लगाना छोड़ देते हैं तो धीमे 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 क्या हो जाता है, वो बंद जाता है, यानी रुक जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है। तो सेम वो किसकी तरह काम करता है, एक सरल लोलक की तरह, ठीक है। तो हम मान लेते हैं किस किस पे निर्भर करता है ये, एल पे, एम पे और जी पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गोलक के द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है, गोले के द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है, धागे की लंबाई, धागे की लंबाई एल पर निर्भर करता है, ठीक है। तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो मैंने ये चीज़ आपको शुरू में बता दी, ठीक है, बट मैंने ये लैंग्वेज आपकी किताब के हिसाब से यहाँ लिख दिया, यानी डोरी पर, द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर जी पर निर्भर करता था। अब हमारे पास एक सरल लोलक था, उसका आवर्त काल है या दोलन काल है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, मैंने आपको यहाँ देखो सिंपल सा चित्र से बता दिया, आपकी किताब के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जो दोलन काल है हमारा टी, ठीक है, वो किस किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान एम पे, ठीक है। हम मान लेते हैं तो द्रव्यमान एम है उसकी एक हाथ पे निर्भर करता है, ठीक है, इनटू एल की बी घात पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी, या हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, रुको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि द्रव्यमान है हमारा m की एक घात पे निर्भर करता है, लंबाई की b घात पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण g की c घात पे निर्भर करता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यानी m की एक घात पे निर्भर करता है, l की b घात पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण g की c घात पे निर्भर करता है, ठीक है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद हम क्या करते हैं, एक बराबर लगाते हैं और एक नियतांक लगा लेते हैं के, जिसका कोई मान होगा, ठीक है। तो m की एक घात पे हो गया, l की b घात पे हो गया और g की c घात पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको अब हम विमाओं की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब विमाओं की फॉर्म में लिखो तो ये हो गया हमारा k। अब m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, m से, ठीक है। ये क्या है, l, लंबाई, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, l से। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण की मैंने विमा क्या बताई थी आपको, Lt-2, ठीक है, इसकी घात c पे। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिर्फ t है, अगर हम t को ऐसे लिख सकते हैं, m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम। यानी किसी भी, यानी कोई भी राशि दे रखी है, 5 की घात 0, इसका मान कितना होगा,
हाँ 1, हाँ 1 होगा, यानी किसी भी राशि की अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, m का मान 1 हो गया, 1 हो गया, तो अगर 1 का गुणा t में करेंगे तो t ही रहेगा ना, तो हमने लिख दिया m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1। ठीक है, t की घात 1 था। अब यहाँ आप आ जाओ k। ठीक है, अब m देखो तो m की घात सिर्फ एक a है यहाँ। ठीक है, अब l की घात पे ध्यान दो, तो देखो l की घात एक तो b है और एक l की घात क्या है, c है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि l की घात b प्लस सी। ठीक है, अब t पे आ जाओ, देखो यहाँ t की घात कितनी है, c है और -2 है, तो -2 इंटू सी कितना हुआ, t की घात -2c। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, अब यहाँ से आगे देखो, अब हम क्या करेंगे कि इनकी कंपैरिजन करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ तुलना करने पर। ठीक है, किसकी, घातों की, किसकी, घातों की तुलना करने पर। तो देखो m की घात 0 है, उधर m की घात a है, तो a बराबर कितना हो गया 0, a बराबर कितना होगा 0, l बराबर 0 है और l की घात कितना b प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहाँ पे -2c बराबर t की घात -2c है और यहाँ t की घात कितनी है 1, तो हम लिख लेंगे t की घात -2c है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2c बराबर कितना 1। ठीक है, तो c बराबर कितना आ जाएगा, -1/2, और c का मान अगर इसमें रखेंगे तो b प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 बराबर 0, तो b बराबर 1/2। ठीक है, यानी b बराबर निकल के आ गया 1/2, c बराबर निकल गया -1/2, a बराबर आ गया 0। ठीक है, अब अगर हम सारे के मान इस समीकरण में रख दें, इसको हम मान लेते हैं समीकरण a है हमारा, अगर समीकरण a में हम यहाँ लिखेंगे समीकरण a में, समीकरण a में a, b तथा c के मान रखने पर। ठीक है, अब ये जो हमारा समीकरण a है, देखो ये जो समीकरण a है, समीकरण a क्या है, t बराबर k, m की घात a, l की घात b और g की घात c। ठीक है, ये है हमारा समीकरण नंबर a, ये जो लिखा हुआ है। इसमें अगर हम a b c के मान रख दें तो रखो, तो आ जाएगा t बराबर k, m की घात a की 0, l की घात क्या है b, और b बराबर कितना 1/2 इंटू g की घात कितना है c, और c बराबर कितना है -1/2। किसी भी राशि की अगर घात 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1, तो t बराबर ये तो हो गया k, m का मान 1 हो गया। ठीक है, l पे बटे 2 है। ठीक है, 1/2, g को नीचे ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, g पे 1/2 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं k √l/g, अंडरवुड का मतलब 1/2 है। ठीक है, तो हमारा t बराबर संबंध निकल के आ गया k √l/g। ठीक है, यही हमारा सूत्र है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि हम विमाओं से क्या नहीं निकाल सकते, आंकिक वैल्यू का मान नहीं निकाल सकते, बट ये चीज़ किस चीज़ पे निर्भर करती है उनमें हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आवर्तकाल का या दोलन काल का सूत्र निकाल लिया, t बराबर k/l/g। k का मान प्रयोग से कितना निकलता है 2π, तो t बराबर सूत्र होता है हमारा 2π/l/g। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हुआ। ठीक है, ये जो हमारी विमाओं का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।